बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल यहां होने जा रहा है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने देश लौटने का ऐलान कर चुकी हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक देश लौटने के बाद अपने सहयोगियों के साथ मिलकर शेख हसीना कोर्ट के सामने सरेंडर कर सकती हैं। उन्हें बांग्लादेश की एक अदालत ने फांसी की सजा मुकर्रर की हुई है। वहीं शेख हसीना की अवामी लीग पर चुनाव लड़ने से भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब इस साल हुए संसदीय चुनाव में शेख हसीना की पार्टी को चुनाव लड़ने से रोका गया। रॉयटर्स को बताया गया है कि शेख हसीना और उनकी पार्टी के सीनियर लीडर दिसंबर के आसपास भारत में अपने निर्वासन से वापस लौटने और सरेंडर करने की पूरी योजना पर काम कर रहे हैं। दक्षिण एशियाई देश के सबसे लंबे समय तक सत्ता में रही इस शेख हसीना ने बताया है कि वो अवामी लीग के सदस्य स्वेच्छा से उनके देश लौटना चाहते हैं, जिसे वो 2 साल पहले छोड़कर चली आई थी और वो अदालत में पेश होना चाहती हैं। इससे यह पता चलेगा कि बांग्लादेश अपने सबसे प्रमुख राजनीतिक विरोधी के मामले को कैसे संभालता है। शेख हसीना ने रॉयटर्स से गुरुवार देर रात करीब 1 घंटे तक टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि मेरे लौटने पर वो मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, यहां तक कि मेरी हत्या भी कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि फिर भी मुझे जाना है। मेरी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बहुत ज्यादा दमन का सामना वहां पर करना पड़ रहा है। अगर मौत आनी ही है तो मैं चाहती हूं कि वो मेरी अपनी जमीन पर आए, जहां पर मेरे माता पिता दफन हैं, जहां पर उनका खून बहा था। शेख हसीना अगर बांग्लादेश लौटती हैं तो इस साल प्रधानमंत्री बने तारिक रहमान के लिए उन्हें संभालना आसान नहीं होगा। इस साल हुए चुनाव से साफ हो गया है कि शेख हसीना के पास अभी भी देश में भारी समर्थन हासिल है। कुछ दिनों पहले हमने बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त रही वीना सीकरी से पॉडकास्ट किया था। उस वक्त उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि अवामी लीग की लोकप्रियता बांग्लादेश में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने कुछ उदाहरण देते हुए बताया था कि अगर शेख हसीना बांग्लादेश पहुंचती हैं तो वहां की हवा बिल्कुल बदल जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश की जनता आज भी शांति और तरक्की परस्त है। वो ये है कि अवामी लीग की सपोर्ट बढ़ रही है। अवामी लीग दोबारा आ गई है, हालांकि बैंड है। हाँ, और शेख हसीना को डेथ सेंटेंस देगी है। जैसे आपने कहा कि ऐलान शेख हसीना ने किया है कि हम वापस जाएंगे। हाँ। अवामी लीग के लोग जेल में हैं, उनके मंत्रियां सब जेल में हैं। कई लोग भी वहां पे उनकी जान भी चली गई है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि आवाम और खास करके रूरल एरियाज में अवामी लीग की सपोर्ट इतने हद तक बढ़ गई, आप यकीन नहीं करेंगे। एक उनके बहुत सीनियर मिनिस्टर थे जो मैं जानती थी, तुफैल अहमद, और वो बड़े अच्छे प्रो इंडिया मिनिस्टर थे और उनकी पॉलिसीज़, वो बड़े मंत्री इंडस्ट्रीज मिनिस्टर रहे हैं, और उनकी अब डेथ हो गई। वो जेल में थे, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। आप यकीन नहीं करेंगे कि उनके जनाजे में कितने लोग आए, लाखों की तादाद में, और पुलिस ने ये मतलब बिल्कुल कुछ रोक नहीं पाए। हालांकि परमिशन दी गई थी कि हाँ थोड़े लोग आ जाएं, कुछ लोग आ सकते हैं। जैसे लाखों में लोग आए, पुलिस बिल्कुल प्रिवेंट नहीं कर सकती थी। और उन्होंने हालांकि ढाका में अलाउ नहीं किया, भोला जो उनका होम टाउन है कब वहां पे करो। फिर भी ढाका में भी डेमोन्स्ट्रेशन हुआ और भोला में भी जो उनका होम टाउन था, ये ऐसे मतलब लोग बिल्कुल दंग रह गए। एक और सीनियर अवामी लीग लीडर जिनकी भी मौत हो गई थी, इंजीनियर मुशर्रफ हुसैन, उनके लिए चिटगांव में, एक बड़ी शहर चिटगांव, उधर भी मतलब लाखों के तादाद में, और पुलिस कुछ कर नहीं पाई। और अब जो हाल में ही पिछले हफ्ते अवामी लीग के फाउंडेशन डे के 77वां साल की 77th एनिवर्सरी थी, तो बांग्लादेश के जमाती लीग और बीएनपी इतने डरे हुए थे कि उन्होंने कहा कि पुलिस, आर्मी और बीजीबी, बॉर्डर गार्ड, तीनों की बिल्कुल 100% ड्यूटी डिप्लॉयमेंट टिल 30 जून रहेगी कि कोई भी सड़क पे नहीं आए। इसके बावजूद काफी डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, काफी मतलब रैलीज हुई। तो अवामी लीग का उभर के आना ये जमाती इस्लाम की सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी। और मैं बताती हूँ कि देखा जाएगा कि आज के दिन में अवामी लीग और जमाती इस्लामी, ये दोनों फोर्सेस हैं बांग्लादेश में। बीएनपी बहुत ही कमजोर और बिल्कुल मैं समझती हूँ नॉन एग्जिस्टेंट फोर्स हो गई है। तो मैम ये जाएंगी, फिर लग रहा है कि लगता है तो जरूर आएंगे। क्या होगा तब देखने वाली बात है। एक तरफ से है, हमको हम सब जानते हैं बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या हुआ, जब वो उन्होंने कोशिश की वापस जाने की, तो ये भी है। दूसरी बात कि तब तक अभी 6 महीने हैं, वो एंड ऑफ द ईयर मेरे ख्याल वो कह रही हैं कि मैं दिसंबर 16 विजय दिवस जो है तब तक मैं जाऊंगी। देखते हैं स्थिति कैसे बदलती है, वहाँ क्या होता है। जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट किया गया है, इसके बाद वहां के
आम इंसान की जिंदगी दुश्वार हुई है। इकोनॉमी पूरी तरह चरमराती जा रही है। पाकिस्तान का दखल लगातार बांग्लादेश के अंदर बढ़ता जा रहा है। पूर्व उच्चायुक्त वीना सीकरी ने यह भी कहा था कि बांग्लादेश के अंदर रेडिकल इस्लाम बहुत तेजी से उभरा है और इसके कारण वहां के आम लोग, जो कि बांग्लादेश के नेटिव पर्सन हैं, जो वहां की सांस्कृतिक विरासत के लोग माने जाते हैं, वो लोग काफी परेशान हैं और वो चाहते हैं कि अवामी लीग वापस शेख हसीना इस देश में आए और फिर से उसी तरह शांति के साथ में ये देश तरक्की करे। तारिक रहमान करीब 2 सालों के अंतरिम सरकार के बाद देश में स्थिरता लाने की लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन शेख हसीना के लौटने से उनके समर्थकों में फिर से जोश आएगा और वो एक बार फिर से देश की राजनीति पर हावी हो सकती हैं। शेख हसीना को गिरफ्तार करना भी उनके लिए आसान नहीं होगा। शेख हसीना फिलहाल भारत में है और नई दिल्ली ने उन्हें शरण दी हुई है। तारिक रहमान की सरकार शेख हसीना के प्रत्यर्पण की कोशिशें कर रही है, लेकिन भारत सरकार उन्हें प्रत्यर्पित करेगी इस बात की संभावना न्यूनतम या तो नहीं है। उन्होंने कहा कि ढाका के अधिकारी मुझे भारत से वापस ले जाना चाहते हैं। वो लगातार भारत सरकार को चिट्ठियां लिख रहे हैं जिसमें वो मेरे प्रत्यर्पण की मांग कर रहे हैं। यह पहली बार है जब उन्होंने अपनी वापसी के लिए कोई समय सीमा बताई है और कहा है कि वो खुद ही आत्मसमर्पण करने की योजना बना रही हैं या फिर अवामी लीग के अन्य निर्वासित नेता ऐसा करेंगे। इसमें पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल भी शामिल हैं, जिन्हें मौत की सजा का सामना करना पड़ रहा है। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई अगस्त 2024 में ढाका में हुए प्रदर्शन में करीब 1400 लोग मारे गए थे। शेख हसीना ने रॉयटर्स से कहा कि हमारे लगभग सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कर दिए गए हैं और उनमें से कई छिपे हुए हैं। इसलिए मैंने कहा है कि इस बार मैं घर लौट रही हूं और एक दिन आप सभी को आना चाहिए। हम सब मिलकर कोर्ट को सरेंडर करेंगे। हालांकि उन्होंने अपनी वापसी की तारीख बताने से इनकार कर दिया कि वो ठीक कब सरेंडर करेंगी या किस कोर्ट में सरेंडर करेंगी। उन्होंने कहा कि मुझे न्याय पर विश्वास है और मुझे लगता है कि एक बार कार्रवाई शुरू होने के बाद लोगों को ये साफ हो जाएगा कि कोर्ट का कितना मजाक है और मैं ये साबित करना चाहती हूं कि कोर्ट ने मेरे साथ में क्या किया है। और अगर अब बांग्लादेश के दिसंबर के आखिर में शेख हसीना बांग्लादेश जाती हैं तो ये समझ लीजिए कि ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश की राजनीति का एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। शेख तारिक रहमान जब से प्रधानमंत्री यहां पर बने हैं, इसके बाद से एक भारत के साथ में लगातार टकराव वाली स्थिति पैदा हो रही है। मोहम्मद यूनुस की जिस समय सरकार के प्रमुख सलाहकार बने तख्ता पलट के ठीक बाद, उसके बाद से भारत के साथ में रिश्ते बिल्कुल धरातल में चले गए, या यूं कहे कि दोनों के भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में बिल्कुल तनाव आ गया और किसी भी तरह की बातचीत भी बंद हो गई। लेकिन मोहम्मद यूनुस की सरकार के जाने के बाद जब तारिक रहमान यानी कि बीएनपी की सरकार वहां पर आई, तब एक उम्मीद जरूर जगी थी और भारत ने ऐसी अपनी कोशिश की थी, एक हाथ भी बढ़ाया था कि शायद बांग्लादेश दोस्ती के रास्ते लौट आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाल फिलहाल तारिक रहमान चीन और मलेशिया की यात्रा से दौरा करके वापस आए हैं। वापस आने के दौरान उन्होंने जिस तरह से भारत के खिलाफ आग उगली है बिना नाम लिए और उसके भारत की सिक्योरिटी को नजरअंदाज करते हुए चाइना को अहम वो तीस्ता, चाहे जल समझौता हो चाहे वो मंगोला पोर्ट हो, दोनों को लेकर जो उन्होंने चीन के साथ में किया है, किसी से छिपा नहीं। इससे भारत के साथ भी अब तारिक रहमान के रिश्ते उतने सुगम नहीं हैं और ऐसे वक्त पर शेख हसीना जब अगर लौटती हैं बांग्लादेश तो ये समझ लीजिए बहुत बड़ा यहाँ पर एक बदलाव देखने को मिल सकता है। और इसके पीछे ये भी कहा जा रहा है कि तारिक रहमान जब चीन गए थे तो इसके पीछे पूरा का पूरा एक CIA का एक प्रोपेगेंडा था, जिसके तहत उनको चीन गए और वहाँ पर चीन में जाकर कुछ ऐसे समझौते किए जो कि भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चेतावनी थी। और इसके लिए भारत ने भी पूरी तरह से तैयारी कर ली है। इसके लिए हम लोगों ने जब इसी बारे में वीना सीकरी जो कि पूर्व उच्चायुक्त हैं बांग्लादेश में, उनसे बातचीत की, तब उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातों का खुलासा किया कि जो कि चौंकाने वाली हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के लोगों को आज भी बांग्लादेश अस्मिता पर चलते हैं, उनको अपनी स्वाभिमानी देश है। और मैंने अपने जब मैं वहाँ पर उच्चायुक्त के तौर पर तैनात थी उस समय हमने देखा था कि बांग्लादेश के लोग और हिंदुस्तान के प्रति कितना गहरा लगाव है। बांग्लादेश के लोग इस 1971 की जंग को कभी नहीं भूलते हैं। उनको याद है कि बांग्लादेश को आज़ाद कराने में हिंदुस्तान ने कितना बड़ा साथ दिया था। लेकिन अब एक कोशिश की जा रही है बांग्लादेश के अंदर, एक नैरेटिव सेट करने की यहाँ पर कोशिश है कि ऐसा हो कि बांग्लादेश के बच्चों के दिमाग में चला जाए कि भाई हिंदुस्तान ने हमको आज़ाद नहीं किया, हम खुद से आज़ाद हुए हैं।
और भारत के प्रति नकारात्मक बातें, भारत के प्रति नकारात्मक एजेंडे, ये इस समय बांग्लादेश पर हावी हैं। उन्होंने यहां तक दावा किया था कि पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट कैंप हैं उनके झंडे बांग्लादेश के अंदर लहराए जा रहे हैं और ये मैसेज दिया जा रहा है कि बांग्लादेश में आगे चल के इन्हीं का शासन होगा, आपको इसी के आधार पर जीवन शैली होगी। उन्होंने एक बात बताई थी कि महिलाओं को लेकर जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात थी कि बांग्लादेश के अंदर महिलाएं वहाँ पर स्वतंत्र हैं, आत्मनिर्भर है और वो किसी के भरोसे नहीं है और उनका एजुकेशन लेवल भी काफ़ी हाई है। लेकिन इस समय वहाँ पर कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो महिलाओं को ये घर से बाहर निकलना या इस तरह की बातों को लेकर भी मना करते जा रहे हैं। तो इस तरह रेडिकल इस्लाम बांग्लादेश के अंदर फैलाया जा रहा है, भारत के प्रति नफरत फैलाई जा रही है ताकि वहाँ की आवाम जो है वो भारत के खिलाफ हो जाए और इसके बाद में फिर भी कोई ऐसा प्रधानमंत्री या वहाँ पर ना बन पाए जो कि ये देखे कि भारत की सुरक्षा को भी खतरा ना हो और हमारा भी तरक्की हो। शुक्रिया।